नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट बंगाल की हो रही है। वैसे बंगाल चुनाव का जिक्र हो और हिंसा का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में एनआईए की टीम पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया, जिसके लिए ईसी ने होम मिनिस्ट्री से अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों को 15 अप्रैल तक राज्य में तैनात करने को कहा है। इधर दिल्ली में टीएमसी नेता चुनाव आयोग के बाहर विरोध करते दिखे, जिन्हें बाद में हिरासत में लिया गया। टीएमसी का कहना है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का राज्य में गलत इस्तेमाल कर रही है, जिससे चुनावों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से उत्तर बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में पहले चरण का मतदान है, जहां इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर सुरक्षा बल तैनात करने की योजना बनाई है, जिससे ममता दीदी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। तो क्या चुनाव आयोग की सख्ती से चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। ममता दीदी पूरी तरह से बौखलाई नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती क्या असर दिखाएगी? देखिए, अभी जो पहले फेज में जो आपने नाम लिया, इधर ममता बनर्जी एक भी सीट नहीं जीतेगी, ये क्रिस्टल क्लियर है। ममता बनर्जी कई सारी चुनौतियों का सामना कर रही है। एक, पब्लिक परसेप्शन, दूसरा भ्रष्टाचार के पुख्ते आरोप, तीसरा पार्टी के अंदर विद्रोह और चौथा भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव प्रचार। और इन सब के अलावा राजनीति को अगर हटा दे तो बहुत सारे लीगल बैटल्स को भी वो झेल रही है। इनके तमाम बड़े बड़े बूथ मैनेजर्स, पोल मैनेजर्स, ये मैं बताऊंगा ये कौन, ये कैटेगरी स्पेशलाइज्ड है टीएमसी के लिए। ये लोग चले गए हैं जेल के अंदर, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ममता बनर्जी को चिंता इस नॉर्थ बंगाल की नहीं है। पहले दूसरे फेज में ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं मिलने वाला, इसलिए वो परेशान ज़्यादा नहीं है। शी इज प्लानिंग कि जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेज है वो कैसे पूरी तरीके से उनके कब्जे में रहे, और यही उनको दिक्कत होने वाली है। और उसकी तैयारी उन्होंने इस तरीके से शुरू की है कि आपने एक तो हमला करवा दिया एनआईए की टीम पे। भाई, एनआईए क्या है? एनआईए किसी चोर को पकड़ने तो जाती नहीं है। एनआईए जाती है किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए। आप किसको बचा रही हैं? आपने ईडी के साथ यही काम किया, उससे पहले सीबीआई के साथ यही काम किया। और एक नया आजकल एक जुमला आया है, जेएनयू के एक प्रोफेसर ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल क्या लिखता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड, बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? यहां दिल्ली में बैठ के तमाशा कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड। ममता के खिलाफ कोई यूट्यूबर कोई एक शब्द बोल देता है, उठा के जेल में डाल देते हो। मीडिया वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है टीएमसी के खिलाफ कोई स्टोरी कर सके। लेवल प्लेइंग फील्ड, दिल्ली में आकर के लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तुमको। अब आपने क्या किया? ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति, उस पर कब्जा उसी का होता है जो सड़क पे, जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावर दिखाएगा। अब उधर तो पावर चलेगा नहीं। अभी आपने हाल में सुना होगा, बोलने में खराब लगता है लेकिन हकीकत है, बताना पड़ेगा। क्या आपने कुछ बिहार में टीएमसी वाले ने कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, बीजेपी वालों ने दौड़ दौड़ के पीटा, सब टीएमसी वाले घुस गए, छिप गए। लेकिन ये स्थिति इधर नहीं होने देगी ममता बनर्जी। चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो, नॉर्थ साउथ दोनों, मालदा हो, दिनाजपुर हो, कलकत्ता हो, ये इन इलाकों में ममता बनर्जी सिविल फाइट बैक, क्योंकि वो जानती है अगर सड़क पे कमजोर पड़ गए तो फिर ये इलाका भी गया। और ये इलाका हाथ से गया, 42 में से 35 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें आ जाएगी। ये माहौल है, और इसीलिए एनआईए पे हमला भी होता है
और एनआईए के ऊपर केस भी। भाई जितना मारपीट करना है करो, बंगाल की पुलिस तुम्हारे साथ खड़ी है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और घंटी माला जपना है तो दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करेंगे तो बोलेंगे हम लोग के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये ममता की स्ट्रेटजी लग रही है, लेकिन पहले फेज दूसरे फेज के लिए नहीं है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए है। राजीव जी, पावर के खेल में ममता पिछड़ती दिख रही है। ऐसे में जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन टीएमसी नेताओं का हुआ है, क्या ये उसी कमजोरी को दिखा रहा है? ये कमजोरी भी दिखा रहा है और लोगों को भी ये दिखा रहा है कि देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ अब केंद्र की सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति, वामपंथी राजनीति के समय से ही ममता बनर्जी के एग्रेसिवनेस के कारण, इनके जो बदले की भावना थी, जो आक्रामकता ये दिखा रही थी, उसी की वजह से ममता बनर्जी की सरकार बनी। वामपंथियों को हराने के पीछे ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर वो काम नहीं कर पाई जो टीएमसी बनाकर कर पाई। कांग्रेस के अंदर वो चीजें नहीं कर पाई, डेवलप नहीं कर पाई, कैडर वैसा जो कि क्षेत्र में जाकर वामपंथी गुंडों से लड़ सके। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इस बार ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए कि लगातार वहां जो कार्रवाई हुई सीबीआई की, ईडी की, एनआईए की और केंद्रीय एजेंसियों ने ममता बनर्जी के घर में घुसकर इनके गुंडों को, नेताओं को गिरफ्तार किया। इससे वहां पर एक माहौल तैयार हो रहा है कि देखो, अब ममता बनर्जी की पुरानी औकात नहीं रही है। ये चिल्लाती तो है, कर कुछ नहीं पाती है। हाई कोर्ट से इसे बार बार झटका लग रहा है। केंद्रीय एजेंसी इनके गुंडों को गिरफ्तार कर रही है और चुनाव के बाद और भी कई ऐसे एक्शन लिए जाएंगे। तो इसलिए वहां पर स्थितियां बदल चुकी है और ममता बनर्जी से लेकर विपक्ष के कई राज्यों में कई नेताओं की स्थिति है कि अपने बेटे, भतीजे, अपने परिवार के लोगों को जिताना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वही स्थिति अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर में है। वहां पर भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के कुछ लोग लगे, जो ये पहले से अभिषेक बनर्जी उन लोगों को दबा के रखे हुए था। फिर दूसरी तरफ मुसलमान छिटकते जा रहे हैं। ये जो नौशाद सिद्दीकी ने ऐलान किया टीएमसी के खिलाफ और अब कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया, आपस में ये लोग ऐसे भिड़ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कम हो चुकी है। तो ये अपने अपने किलों में ही गिरते जा रहे हैं, वहां का परसेप्शन बदल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से 40 से 50% सीटें ज्यादा जीतने की संभावना बना रही है। डॉक्टर साहब, बीजेपी पूरी तरह से कामयाब हुई है बंगाल में एक नया नैरेटिव सेट करने में। ऐसे में पीएम मोदी का जो अग्रेसिव यहाँ पर जो कैंपेन है और या जिस तरह से पीएम मोदी ललकार रहे हैं, उसका कितना असर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और जिससे ममता बनर्जी बिल्कुल दहल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी जो कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई हो ही रही है। 4 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद और तेज कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी घूम घूम के करके धमकी दे रही है। भाई धमकी समझ लीजिए आप। ये क्यों? इस बार ममता के लिए एक और, पिछली बार एक मैं वरिष्ठ पत्रकार से मैं बात कर रहा था बंगाल में, बोले पिछली बार होता ये था कि कभी एम्फान आ गया या कुछ आ गया, कुछ ये हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अपने बड़प्पन की वजह से वो ममता बनर्जी से जाकर के मिल लेते थे। कलकत्ता गए तो वहाँ मुलाकात के लिए भी समय मिल गया, वो मिल लिया करते थे। वो दिल्ली आ रही हैं, मिल लिया करते थे। तो कभी आम भिजवाया जा रहा है तो कभी शॉल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को ये समझ में नहीं आया कि उनकी ये जो अच्छाई और एक जो उदार दिल उन्होंने दिखाया, उसका काडर क्या इस्तेमाल कर रहा था जमीन पे। टीएमसी वाले घूम घूम के बोल रहे थे कि देखो ममता बनर्जी से तो मोदी भी डरते हैं। ऐसे किसी विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ये सॉल्व दे सकते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को देखिए, ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहते। ममता दीदी हमारी इतनी पावरफुल है, इतनी बड़ी है। पूरा मसला पावर का ही है।
और उससे होता क्या था कि थोड़ा कंफ्यूज भी हो जा रहा था सिग्नल भारतीय जनता पार्टी के काडर्स में। वहां खूनम खून की लड़ाई है, आप समझ लीजिए। बंगाल जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं फिर बता दूं, ये मोहल्ला बीजेपी का, ये मोहल्ला टीएमसी का, ये मोहल्ला कांग्रेस का। उधर बीजेपी के मोहल्ले में कोई टीएमसी वाला नहीं रह सकता। कोई उधर से घुसने की कोशिश करेगा, इधर इनके बूथ को लूटने की कोशिश करेगा, या वहां पे पोलिंग करने की कोशिश करेगा, ज्यादा संख्या में इधर से बॉम्ब चलेगा, वहां कोई जाएगा तो उधर से बॉम्ब चलेगा। ये इस तरह का मेडिवल एज में पहुंचा हुआ है बंगाल। वो लोग जो वो फितूर पाले हुए थे कि जो बंगाल जो है, जो आज करता है या सोचता है, आने वाले समय में पूरी दुनिया सोचती है। बंगाल जो है वो पूरी दुनिया से आगे चलता है। ये बैक गियर में चले गए वामपंथियों और तृणमूल के चक्कर में। अभी भी बम चलेगा। आप देखिए, देश भर से पहला फेज का चुनाव होगा। फेजेस तो अब तो चुनाव होंगे ही, देश भर से आएगी खबरें कि भाई शांति है। आप देखेंगे कि भाई ईवीएम लेकर के कोई भाग रहा है, कहीं बम चल रहा है, कहीं गोलियां चल रही है। ये परसेप्शन की लड़ाई है। ममता की दिक्कत यह है कि ममता का परसेप्शन आज की तारीख में बंगाल में मोदी के सामने कमजोर लीडर की, अमित शाह के सामने कमजोर लीडर की, एक ऐसे लीडर की जो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है। इसलिए ये 70% का जो वोटर है वो ममता से बहुत ज्यादा नाराज है। राजीव जी, तो ममता जो है वो परसेप्शन में भी पिछड़ रही हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो बंगाल में जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम एकला चलो, इंडी गठबंधन से बिल्कुल अलग हो गई, अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस एक साथ, तो क्या इसका डेंट टीएमसी को या फिर यहाँ पर बीजेपी को इससे फायदा? ये कहाँ साथ है? टीएमसी और कांग्रेस तो साथ है ही नहीं। वहां पर तो टीएमसी, कांग्रेस और आईएसएफ, ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट जो नौशाद सिद्दीकी की पार्टी है वो भी अलग चुनाव लड़ रही है। ये तीनों अलग अलग अभी भी चल रहे हैं। कई सीटों पर तालमेल का अभाव है, कई सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ दूसरी पार्टी लगी हुई है। ये एक कोई नहीं है। वहां विपक्ष में भी मुकाबला ऐसे ही है, पक्ष में भी मुकाबला ऐसे ही है। टीएमसी अपने ही अंतर कलह से भी जूझ रही है, और जो मुसलमान सपोर्ट करते थे टीएमसी को वो भी विभाजित हो चुके हैं। उसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है। भले ही आप मुसलमानों के बीच की यूनिटी की बात कर लें, लेकिन जब मुसलमान जहां पर मेजॉरिटी में हैं, ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल है ये पूरी तरह से डेमोग्राफी के आधार पर तय होता है। ऐसा नहीं है कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान 28% है, 30% है, तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर माइनॉरिटी है। कई जगह पर 60% है, 55% है, 70% तक है। वहां पर वो मेजॉरिटी में है, और वहां पर क्या हो रहा है? शेख आपस में लड़ रहे हैं। ये जो घर जलाने वाला था वो भी शेख, जिसका खिलाफ कार्रवाई की गई वो भी शेख। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, गुंडा मुसलमानों में भी है। जैसे शाहजहां शेख की बात है, उसके खिलाफ क्या वहां की मुस्लिम महिलाएं उसके खिलाफ नहीं जा रही? मुसलमान उसके अत्याचारों से पीड़ित नहीं हो रहे थे क्योंकि उसके पास पावर था सत्ता का, और उसका दुरुपयोग सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो 60% से ज्यादा मुसलमान ही हैं। और इसीलिए मुस्लिम वोट भी इस बार कंसोलिडेट होके नहीं जाने वाले हैं टीएमसी के साथ। और नौशाद सिद्दीकी इसी का फायदा उठा रहा है। वो 8 सीट और 10 सीट पर नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगा, और उसके पास भी इसका वोट है। तो इसीलिए ममता बनर्जी पहले तो हिंदुओं के बीच इस बात के लिए अनपॉपुलर हुई है कि ये एंटी हिंदू एजेंडा चलाती है, और मुसलमान आपस में जो झगड़े हैं, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है, वहां एक दूसरे के खिलाफ जो झगड़े हैं, उसका फायदा भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस और वामपंथी पार्टी को मिलने वाला है। मतलब अब पश्चिम बंगाल की सियासत है जो पिछले समय से काफी बदल चुकी है, और इस बार मुकाबला पहले से भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है।
चलिए, बंगाल चुनाव पर सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगाल में 2019 के आम चुनावों में टीएमसी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के 18 उम्मीदवार जीते थे। इस बार बीजेपी का दावा है कि वो पहले नंबर पर आएगी। यही नहीं, चुनाव रणनीतिकारों ने भी बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी इस बार राज्य में बैकफुट पर है? ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।